तो ये बताओ व्हाट इज द जनरल ट्रेंड फॉर द कार्बन फैमिली। इसका जनरल ट्रेंड क्या था? आवाज जा रहा है या नहीं? What was the electronic configurations? General electronic configurations क्या था बताओ? कार्बन फैमिली का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस क्या था? कार्बन फैमिली का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या क्या था? गैस NH2 NP2 that is inert gas NH2 NP2 बताया गया, यही था। ये सब बता चुका था। सिलिकॉन का कैसे लिखेंगे, जर्मेनियम कैसे लिखेंगे, टेन का कैसे लिखेंगे, डी का कैसे लिखेंगे। एटॉमिक साइज का ट्रेंड क्या था? एटॉमिक साइज डाउन द ग्रुप जाने पर इंक्रीज करता था। व्हाट वाज द जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट? जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या था इस ग्रुप का? +4 हाँ, बट लेड जो था, लेड +2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता था। लेड का +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल था एज कंपेयर टू +4। इसका रीजन क्या था? Why the +2 oxidation state of lead is more stable as compared to +4? Reason क्या होगा? D and F orbital. हाँ, due to poor filling of D and F orbitals, inner electrons, nucleus tightly hold the outer NS electron, so only NP electron can participate in bonding. So इसलिए इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 यूनिट से घट जाता है। तो इसका रीजन क्या है? दैट इज इनर्ट पेयर इफेक्ट। क्या था? इनर्ट पेयर इफेक्ट। ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ lead इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू +4। इसी तरह इधर था थैलियम। थैलियम का कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल था? थैलियम का। थैलियम का ये बोरॉन फैमिली सब +1। हाँ, इसका +1 ऑक्सीडेशन स्टेट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल था। इसका भी रीजन क्या है? इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट ये बातें हो गया था। इस फैमिली का बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, इसका एटॉमिक साइज का ट्रेंड बताओ। एटॉमिक साइज का ट्रेंड बोरॉन फैमिली का एटॉमिक साइज का ट्रेंड क्या था बताओ? क्या एटॉमिक साइज का ट्रेंड ये है? बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, क्या ये एटॉमिक साइज का ट्रेंड है? नो सर। हाँ, तो एक्चुअल क्या है? बोरॉन। बोरॉन सबसे छोटा, फिर उसके बाद गैलियम, फिर एल्युमिनियम, फिर उसके बाद थैलियम और इंडियम। इंडियम और थैलियम का ऑलमोस्ट सेम साइज होता था। इसी तरह आपको आयनाइजेशन एनर्जी का भी ट्रेंड बताया था पिछले क्लास में। आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड तो अभी ये देखो, ये मैं रिकॉल करवा दिया कुछ। अभी आप ये देखिए, दैट वन इज द आइसोट्रोप, एलोट्रोप, एलोट्रोप। ये एलोट्रोप होता क्या है? इसे हम बोलते हैं ना, कार्बन का डिफरेंट एलोट्रोप्स है। कार्बन इज हैविंग डिफरेंट एलोट्रोप्स। टेल मी द एग्जांपल, सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। कार्बन का कुछ एलोट्रोप्स है ना, उसका एग्जांपल बताओ। 10th क्लास में पढ़े हो आप लोग, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में आप लोग 10th क्लास में पढ़े हो। क्या एग्जांपल होगा? डायमंड, ग्रेफाइट। हाँ, डायमंड, ग्रेफाइट। तो अब फुलरीन, बकमिनिस्टर फुलरीन। तो अब ये क्वेश्चंस होती है एलोट्रोप्स होते क्या हैं? हाउ विल डिफाइन द एलोट्रोप्स? You know that diamond and graphite is both are made up of carbons, but
दे डिफर इन द अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम्स। तो एलोट्रॉप्स क्या होते हैं? दे, आप लिख सकते हो, एलोट्रॉप्स का डेफिनेशन लिखना है तो टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट, टेंडेंसी tendency of an element, tendency of an element to exist in different form, to exist in different form, to exist in different form, different form, having different physical properties, having different physical properties, having different physical properties। तो इसको हम एलोट्रॉप्स बोलते हैं। एलोट्रॉप्स, it is the tendency of any element, it is the tendency of carbon to exist in different form, and the form, जो different form है, they have different physical properties। तो इसमें ध्यान रखना कि एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन कौन कौन सा एलोट्रॉप्स होता है? डायमंड होता है, डायमंड, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट, फुलरीन, फुलरीन, ये सब एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन है। तो हम थोड़ा डायमंड के बारे में देखते हैं, डायमंड, डायमंड के बारे में थोड़ा सा स्टडी करते हैं। डायमंड में क्या होता है? एक 3 डायमेंशनल नेटवर्क होता है डायमंड के अंदर, लार्ज लार्ज 3 डायमेंशनल नेटवर्क, 3 डायमेंशनल नेटवर्क ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। डायमंड में क्या होते हैं? 3 डायमेंशनल नेटवर्क ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। इस तरह आप देखोगे डायमंड के अंदर कुछ ऐसा होता है, हर एक कार्बन 4 कार्बन से बॉन्डेड है, ये एक जॉइंट स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये डायमंड का कुछ स्ट्रक्चर है। ईच कार्बन is bonded with 4 other carbon, making a 3 dimensional network, 3 dimensional giant network। अगर मैं पूछूं what is the hybridizations of these carbons, what is the hybridizations of carbon in diamond, तो क्या बोलोगे? यहाँ पर देखोगे कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा बताओ? sp3 होगा, sp3 4 बॉन्ड, 4 सिग्मा बॉन्ड, sp3 होता है। तो आपको क्या याद रखना है डायमंड के बारे में? इट हैज लार्ज 3D नेटवर्क ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। ऐसा देखो, हर एक कार्बन 4 अदर कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है और इसी तरह एक जायंट 3D नेटवर्क बनाता है। दूसरी बात ये ध्यान रखना है, क्या ये डायमंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है? तो बोलेंगे नहीं, डायमंड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो ये ध्यान रखना, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है, डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। फिर और एक बात ध्यान रखना, इट इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस, इट इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस। ये क्या है? हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है ये, एज इट इज हैविंग 3 डायमेंशनल जायंट स्ट्रक्चर। इसी कारण इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इट इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस। इसका मेल्टिंग पॉइंट भी और बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो ये सब बातें आपको ध्यान रखना है कि डायमंड हैविंग 3 डायमेंशनल जायंट स्ट्रक्चर, इट डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि इस कार्बन के पास देखोगे ऑलरेडी ये 4 बॉन्ड बना चुका है, इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, इसलिए ये इलेक्ट्रिसिटी नहीं कंडक्ट करते हैं। तो अभी हम आगे मूव करते हैं डेक्वनिस ग्रेफाइट के ऊपर। ग्रेफाइट, तो ग्रेफाइट में क्या याद रखना है? इसमें हेक्सागोनल लेयर होता है। इसमें क्या होता है? हेक्सागोनल लेयर फॉर्म होता है।
ये जो ग्रेफाइट होते हैं, ग्रेफाइट एग्जिस्ट इन हेक्सागोनल लेयर फॉर्म। क्या मैं बोलना चाहता हूँ इसको समझे? ये हेक्सागोनल लेयर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं और हर एक कार्बन देखोगे 3 अदर कार्बन से जुड़ा है। हर एक कार्बन 3 अदर कार्बन से जुड़ा हुआ है। ये इस तरह का देख रहे हो, ये एक लेयर हो गया, ये एक लेयर है। ऐसा ही लेयर नीचे भी रहेगा, ऐसा ही लेयर नीचे भी होगा। ये एक लेयर, ये एक लेयर, और इन दोनों लेयर के बीच, ये जो लेयर आपको दिखाई दे रहा है ना, इन दोनों लेयर के बीच वेंडरवाल फोर्स एक्ट करते हैं। वेंडरवाल वेंडरवाल फोर्स आर एक्टिंग, जो कि एक वीक फोर्सेस है। इसी कारण क्या होता है ना, ये जो आपका ग्रेफाइट है एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर सकता है, इसलिए इसको लुब्रिकेंट की तरह यूज किया जाता है। ये जो ग्रेफाइट है ये हेक्सागोनल लेयर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और दो हेक्सागोनल लेयर के बीच वेंडरवाल फोर्सेस एक्ट करते हैं। इसी कारण ये एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर सकते हैं, स्लिप कर सकते हैं, और ये अच्छे ल्यूब्रिकेंट की तरह यूज किए जाते हैं। ये भी ध्यान रखिएगा, जैसे इस कार्बन के पास देखिएगा, हर एक कार्बन के पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। इस फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से इट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये क्या करेगा? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। तो ये सब और भी अगर ध्यान रखोगे, कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन जो होता है sp2 होता है, क्योंकि कार्बन देखोगे ना, यहाँ पर देखो पता लगेगा, यहाँ पर कार्बन 3 बॉन्ड बनाया हुआ है, दिख रहा है। तो इसलिए इस ग्रेफाइट में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp2 होता है। ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, ये हेक्सागोनल लेयर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, दो लेयर के बीच वेंडरवाल फोर्सेस एक्ट करते हैं। तो ये सब बातें आपको ध्यान में रखना है। फिर थोड़ा सा फुलरीन के बारे में बता दो। फुलरीन फुलरीन के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, खाली फुलरीन के बारे में ये ध्यान रखना। फुलरीन 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 के बारे में ध्यान रखना कि जैसे इसमें 60 कार्बन होते हैं, C60। फुलरीन दो तरह का होता है, एक C60 और एक C72। C62 में ध्यान रखना, इसमें टोटल 5 मेंबर वाला रिंग भी होता है। ये एक्चुअली ना फुटबॉल की तरह होता है, फुटबॉल में देखोगे तो ये जो फुलरीन है इसमें 5 मेंबर का भी रिंग होता है और साथ ही साथ 6 मेंबर का भी रिंग होता है। तो आपको यह ध्यान रखना है कि इसमें 5 मेंबर रिंग वाला कितने रिंग होते हैं, 6 मेंबर वाले कितने रिंग होते हैं। तो ये मैं बता देता हूं, इसमें जो 20 रिंग होते हैं, 20 रिंग ऑफ 6 मेंबर, 6 मेंबर वाले 20 रिंग होते हैं, और 12 रिंग जो होते हैं, 12 रिंग जो होते हैं 5 मेंबर वाले। तो 5 मेंबर बोलने का मतलब ऐसा कुछ देखो, इस तरह का जो रिंग होते हैं 12 है, और इस तरह का रिंग जो है कितना है? 20 है। ये जो C60 है ना, तो ये एक बॉल की तरह होता है। बॉल में देखोगे 5 मेंबर वाला भी रिंग रहेगा, 6 मेंबर वाला भी रिंग रहेगा। 6 मेंबर वाला रिंग 20 रहेगा और 5 मेंबर वाला रिंग 12 रहेगा। इतना ही फुलरीन में ध्यान रखना, फुलरीन में इतना ध्यान रखिएगा। तो एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन के बारे में जो भी बताना था आपको मैं बता दिया। अब उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्या है, दैट वन इज कार्बन मोनोऑक्साइड, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। कंपाउंड्स ऑफ कार्बन की बात कर लेते हैं। कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, तो पहला कंपाउंड है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो क्या बोलते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड। तो सबसे पहले इसका प्रिपरेशन देखिए। प्रिपरेशन
तो एक बेसिक प्रिपरेशन इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ कार्बन, पहला इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ कार्बन, इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ कार्बन। जैसे कार्बन का इनकम्प्लीट कंबशन कराओगे तो क्या होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। तो ये पहला, अगर आप ऑक्सीजन का लिमिटेड सप्लाई करोगे तो ये क्या बनता है, कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। दूसरा प्रिपरेशन है दैट वन इज फ्रॉम बाय डिहाइड्रेटिंग ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड का ये दिस इज द फार्मूला ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड का अगर आप डिहाइड्रेशन करोगे, डिहाइड्रेशन मतलब होता है पानी निकालोगे इसका, अगर, और ये आपको पता होना चाहिए कॉन्संट्रेटेड H2SO4 एक बहुत अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। तो अगर आप, ये क्या है, ऑक्सैलिक एसिड है, ये क्या है, ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड का फार्मूला आप जानते हो H2C2O4, ये ऑक्सैलिक एसिड है। ऑक्सैलिक एसिड के अंदर अगर कॉन्संट्रेटेड H2SO4 डाल दोगे तो क्या होगा, ये डिहाइड्रेट हो जाएगा। डिहाइड्रेट होकर क्या क्या बनाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस वाटर। तो इसमें देखो, इससे भी आपको कार्बन मोनोऑक्साइड मिल रहा है, तो ये ध्यान रखना। ऑक्सैलिक एसिड का अगर आप डिहाइड्रेशन करोगे विद द हेल्प ऑफ H2SO4 तो भी आपको कार्बन मोनोऑक्साइड मिलेगा। तो दो प्रिपरेशन मेथड बता दिया। अगर आपको लार्ज स्केल में चाहिए, लार्ज स्केल में अगर आपको कार्बन मोनोऑक्साइड चाहिए तो इंडस्ट्रियल मेथड इसका क्या है, हम लोग कहते हैं रेड इंडस्ट्रियल मेथड है, इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। ये कैसे बनता है, ये जो रेड हॉट कोक के ऊपर अगर ऑक्सीजन पास कर दोगे तो ये क्या बन जाता है, अगर आप, सॉरी, इसके ऊपर अगर आप स्टीम पास कर दोगे, अगर इसके ऊपर स्टीम पास कर दोगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन बना देता है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। इसी मिक्सचर को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी मिक्सचर को हम लोग वाटर गैस बोलते हैं, इसी मिक्सचर को वाटर गैस बोलते हैं। देखो यहाँ भी कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया ना, कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है। तो दिस इज द लास्ट इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। अगर आप रेड हॉट कोक के ऊपर अगर एयर पास कर दोगे, एयर के अंदर नाइट्रोजन भी होता है, तो क्या बनेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन। इसको क्या बोला जाता है, इसको आपको प्रोड्यूसर गैस बोला जाता है। क्या बोला जाता है, प्रोड्यूसर गैस। तो ये ध्यान रखना है, प्रोड्यूसर गैस इज ए मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रोजन। वाटर गैस इज ए मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। तो ये भी बता दिया आपको। फिर उसके बाद आते हैं केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी, ये जो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, तो इसका केमिकल प्रॉपर्टी देखो क्या क्या होता है। केमिकल प्रॉपर्टी, तो एक पहला ध्यान रखना क्या है, ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है इट इज ए कलरलेस, ऑर्डरलेस, न्यूट्रल गैस। कार्बन मोनोऑक्साइड जो होते हैं ना, एक न्यूट्रल गैस है। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है, न्यूट्रल नेचर के होते हैं। और अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड की बात करूं तो ये क्या होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ये एसिडिक नेचर के होते हैं। क्या हो रहा है, अरे मैं मेरा आवाज जा रहा है आप लोग के पास? हाँ सर। अच्छा, तो मैं ये बोल रहा था कि आपको ये ध्यान रखना है कि कार्बन मोनोऑक्साइड इट इज ए न्यूट्रल, कलरलेस, ऑर्डरलेस गैस। और अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड की बात करूं तो एसिडिक नेचर के होते हैं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड को पानी में डालने पर कार्बोनिक एसिड बनता है, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड एक एसिडिक ऑक्साइड है, एसिडिक ऑक्साइड है। दूसरा बात ध्यान रखना, ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है ना, ये पॉइजनस नेचर का होता है। अगर ये कार्बन, बायोलॉजी में आप पढ़ते हुए, कार्बन मोनोऑक्साइड अगर
हेमोग्लोबिन के साथ मिलकर ना एक कॉम्प्लेक्स बनाता है, बहुत ही ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाता है। जैसे अगर मैं ऐसे बोलूं, हम जानते हैं कि हम जब ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन हम लोग के ब्लड में हेमोग्लोबिन प्रेजेंट रहता है, इन दोनों मिलाकर क्या एक कॉम्प्लेक्स बनाता है। और ये कार्बन मोनोऑक्साइड भी हेमोग्लोबिन जो ब्लड के अंदर रहता है, ये भी मिलाकर एक कॉम्प्लेक्स बनाता है। आपको ये पता होना चाहिए जो कॉम्प्लेक्स बनता है, ये जो पहला कॉम्प्लेक्स बनेगा, ये बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। दिस वन इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड बाय इन केस ऑफ ऑक्सीजन। इसीलिए क्या करता है ना, अगर आप कंटिन्यूअसली अगर आप 10-15 मिनट तक कार्बन मोनोऑक्साइड इनहेल करते रहोगे तो क्या होगे, आप मर भी सकते हो, क्योंकि ये जो हेमोग्लोबिन है, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड मिल रहा है, और ये दोनों मिलाकर एक बहुत स्टेबल कॉम्प्लेक्स बना लेता है, और इससे पर्सन का डेथ भी हो सकता है। तो ये बहुत ज्यादा पॉइजनस है, तो इसका एक पॉइजनस नेचर का होता है। फिर उसके बाद ये भी ध्यान रखना है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सब एनसीईआरटी बुक में आपको मिल जाएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड बर्न्स विथ ब्लू फ्लेम इन एयर, क्योंकि ये कार्बन मोनोऑक्साइड में अगर आप और ऑक्सीजन सप्लाई करोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होगा और ये ब्लू फ्लेम के साथ जलेगा। फिर ये भी ध्यान रखना, हायर क्लासेस में देखोगे, जब 12th क्लास में आप मेटलर्जी पढ़ोगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड एक बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। कार्बन मोनोऑक्साइड इज ए वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट यूज्ड इन द इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा यूज होता है। अगर मुझे आयरन का ऑक्साइड का रिडक्शन करवाना रहता है तो हम कार्बन मोनोऑक्साइड एज ए रिड्यूसिंग एजेंट यूज करना चाहते हैं, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है, एक तो सस्ता होता है और इजीली अवेलेबल होता है, इसलिए कार्बन मोनोऑक्साइड इज ए वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट फॉर इंडस्ट्रियल एस्पेक्ट। इंडस्ट्री के लिए कार्बन मोनोऑक्साइड एक बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। तो ये सब ध्यान रखना है। कार्बन मोनोऑक्साइड एक न्यूट्रल ऑक्साइड है, ये पॉइजनस नेचर का होता है क्योंकि ये होम्योग्लोबिन के साथ मिक्स करके एक बहुत ही स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाता है। तो आपको कार्बन मोनोऑक्साइड कंटिन्यूअसली अगर इनहेल करोगे तो आप मर भी सकते हो। दूसरा, ये एक बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, मेनली ये मेटलर्जी ऑफ आयरन का मेटलर्जी के समय इसका यूज किया जाता है। तो ये सब बातें आपको ध्यान रखना है। अब इस चैप्टर में और क्या देख लो, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को क्या बोलते हैं, कोई बताएगा? सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को क्या बोलते हैं? किसी को पता नहीं है? The dry ice. हाँ, ड्राई सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग ड्राई आइस बोलते हैं, तो ये ध्यान रखना, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को, इसको ड्राई आइस बोला जाता है। अब हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड का प्रिपरेशन देख लेते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में डिटेल्स पढ़ लिया, अब आप बुक का रीडिंग करोगे, क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको एनसीईआरटी बुक पढ़ना जरूरी है अगर आप इनऑर्गेनिक को समझना चाहते हो। अब हम कार्बन डाइऑक्साइड के ऊपर आ जाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, इसका प्रिपरेशन देख लो। प्रिपरेशन, सबसे पहला प्रिपरेशन, कार्बन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कंबशन कराओ, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। यहाँ पर ये लिमिटेड होगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा, अगर एक्सेस में करोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। दूसरा मेथड देख लो, अगर किसी भी हाइड्रोकार्बन का कंबशन कराओगे तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर वेपर। तो यहाँ से भी देखो कार्बन डाइऑक्साइड बना सकते हो। अगर आपको लेबोरेटरी में स्मॉल अमाउंट में चाहिए तो आप क्या करोगे, अगर लेबोरेटरी में स्मॉल अमाउंट में चाहिए तो कैल्शियम कार्बोनेट का HCl के साथ रिएक्शन करवा दोगे। HCl के साथ रिएक्शन करवा दोगे तो क्या बन जाएगा, कैल्शियम क्लोराइड प्लस वाटर प्लस CO2। ये इंडस्ट्रियल मेथड है।
ये जो मेथड देख रहे हो ना, इसको नहीं, लेबोरेटरी मेथड। अगर लेबोरेटरी में हमें स्मॉल अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए तो हम क्या करेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट को HCl में डाल देंगे। HCl में डाल देंगे तो CO2 कम्स विद ब्रिस्क एफरवेसेंस। ये धीरे धीरे देखोगे बुलबुले बुलबुले बनाकर ये धीरे धीरे बाहर निकलेगा। तो ये इसका इंडस्ट्रियल में सॉरी लेबोरेटरी मेथड हो गया। CO2 भी एक कलरलेस, ऑर्डरलेस, सफोकेटिंग नेचर का होता है। फिर अगर मैं बात करूं, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, इट इज नॉट मच सॉल्युबल इन वाटर। ये पानी के अंदर ना बहुत कम सॉल्युबल होते हैं। अंडर नॉर्मल प्रेशर CO2 is not much soluble in water and its low solubility makes its very important factor in regulation of life। आपको पता होगा ये कार्बन डाइऑक्साइड पानी के साथ जब इसको पानी के साथ कंबाइन करेगा, लो सॉल्युबिलिटी होगा तो कार्बोनिक एसिड बनता है। और कार्बोनिक एसिड क्या होता है, एक अच्छा बफर है, बफर की तरह काम करता है। क्या मैं बोलना चाहता हूँ, समझे इसको। जैसे हम लोग के ब्लड का पीएच मेंटेन करने में इस कार्बन डाइऑक्साइड का यूज है। क्या होता है एक्चुअली, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है ना, वाटर के साथ कंबाइन होकर कार्बोनिक एसिड बनाता है। और ये जो कार्बोनिक एसिड है ये वीक एसिड है। ये कार्बोनिक एसिड क्या करता है, कार्बोनिक एसिड H+ रिलीज करता है। क्या H+ रिलीज करता है। तो ये जो आप देख रहे हो ये क्या है, वीक एसिड है। और ये क्या बना, दिस इज द सॉल्ट ऑफ वीक एसिड। ये दोनों मिलकर क्या करेगा, एक बफर बनाता है। कैसा, एसिडिक बफर बनाता है। इस एसिडिक बफर की वजह से ही हम लोग का ब्लड का पीएच मेंटेन रहता है। आपको पता होना चाहिए कि हम लोग का ब्लड का जो ऑप्टिमम पीएच है दैट वन इज फ्रॉम 7.26 टू 7.46 ये ऑप्टिमम पीएच है। हम लोग का ब्लड का जो पीएच इसी रेंज में मेंटेन रहना चाहिए। इसको मेंटेन करने में कार्बन डाइऑक्साइड का बहुत ज्यादा रोल है। कार्बन डाइऑक्साइड पानी में कंबाइन करके कार्बोनिक एसिड बनाता है और ये कार्बोनिक एसिड और इसका सॉल्ट मिलकर एसिडिक बफर बनाता है। ड्यू टू दिस एसिडिक बफर blood of our pH is maintained between 7.26 to 7.46। अगर आप हम लोग का ब्लड इस pH रेंज में नहीं होगा तो हम लोग तुरंत मर जाएंगे। तो ये हम लोग को रेगुलेट करता है, ये pH को मेंटेन करने में हेल्प करता है। तो ये भी बात आपको ध्यान रखना है। और ये उसके बाद देखो सिलिकेट है। सिलिकेट अगर देखूंगा तो सीबीएसई जो सिलेबस रिड्यूस किया है उसमें सिलिकेट को हटा दिया गया है। सिलिकेट को हटा के दिया गया है तो सिलिकेट हम लोग नहीं पढ़ते हैं, सिलिकेट छोड़ देंगे। आप लोग के पास एनसीईआरटी बुक है, एनसीईआरटी बुक रखते हो? हाँ सर। रखे हो, अच्छी बात। आप लोग अभी क्या करो ना, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड को पढ़ो। पेज नंबर मैं बताता हूँ, जो मैं पढ़ाया हूँ वो सब बताया गया है। अलग क्या बताया गया है समझ में नहीं आता है तो बताऊंगी। क्या मैं बोला, पेज नंबर 319, पेज नंबर 319 देखो, वहां पर दिया होगा कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। क्या मिला आपको? हाँ सर मिल गया। हाँ, कार्बन मोनोऑक्साइड पहले पढ़ो। कार्बन मोनोऑक्साइड सिलिकेट पढ़ना नहीं है, सिलिकेट सिलिकॉन सिलिकेट को छोड़ दिया। दो ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो पढ़ना था बताया, आप उसको पढ़ो पहले। कार्बन मोनोऑक्साइड एक चीज और बताना था, देखो जैसे ऑक्जेलिक एसिड, हम आपको बताए थे कि ऑक्जेलिक एसिड में अगर H2SO4 डाल दोगे तो क्या बन जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा। अगर आप फॉर्मिक एसिड में भी H2SO4 डाल दोगे ना तो यहाँ पर भी कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर बन जाएगा।
इसको बोलते हैं फॉर्मिक एसिड, इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं ऑक्सैलिक एसिड। तो ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट मतलब क्या, पानी को सक कर लेता है। ऐसे कैसी ऐसा एक क्वालिटी को की अरे वही वो हमारा वाला को पता नहीं है क्वालिटी को डाउट नहीं को करे ऐसी बात नहीं है तो बॉडी में आता क्या कार्बन मोनोऑक्साइड समझ में आ रहा है? हाँ सर। अच्छा ओके, तो ऐसा करता हूँ ना, कार्बन मोनोऑक्साइड ये चैप्टर पूरा पढ़ लेना। सिलिकॉन सिलिकॉन सिलिकेट, देखो इस चैप्टर में 3 चीज छोड़ देना, सिलिकॉन, सिलिकेट, सिलिका और एक बोरेक्स। इतना चीज को मत पढ़ना और पूरा चैप्टर पढ़ लेना। देखो अगर जो समझ में नहीं आएगा फिर अगले क्लास बताना कि क्या समझ में नहीं आ रहा है। उसके बाद अगले क्लास से मैं हाइड्रोजन शुरू करूंगा, हाइड्रोजन। ओके सर। चलो ओके, चलो ओके, थैंक यू। थैंक यू सर।